हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। इससे पहले हमने भाग 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम भाग 5 पढ़ेंगे, जिसमें सहलग्नता, जीन विनिमय एवं उत्परिवर्तन, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर एंड म्यूटेशंस हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है आपका सहलग्नता एवं जीन विनिमय। एक ही गुणसूत्र पर पास पास स्थित जीनों की एक साथ अगली पीढ़ी में जाने की प्रवृत्ति को, ठीक है, यानी जो आपके गुणसूत्र हैं उसके पास पास स्थित जो जीन हैं वो अगली पीढ़ी में नेक्स्ट जनरेशन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं सहलग्नता। यह मेंडल के स्वतंत्र अपव्ययन नियम का सीधा अपवाद है, यानी एक्सेप्शन है। इसकी खोज सर्वप्रथम बैटसन और पुनेट ने स्वीट पी में की थी, परंतु इसका विस्तृत अध्ययन थॉमस हंट मॉर्गन टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर करके सहलग्नता का गुणसूत्र सिद्धांत दिया। जीन जितने पास होंगे सहलग्नता उतनी ही मजबूत होगी। ये दो प्रकार की होती है। पूर्ण सहलग्नता, जीन हमेशा साथ रहते हैं, और अपूर्ण सहलग्नता, जीन विनिमय के कारण अलग हो जाते हैं। The tendency of genes located close together on the same chromosomes to be inherited together across generations. Linkage directly challenges Mendel's law of independent assortment, discovered initially by Batson and Punnett in sweet peas. The concept was thoroughly developed by T.H. Morgan using the fruit fly Drosophila melanogaster. Morgan established the chromosome theory of linkage, showing that closer proximity between genes increases linkage strength. It is divided into complete linkage, genes never separate, and incomplete linkage, recombinant events separate them. इसके बाद है आपका जीन विनिमय। अर्धसूत्री विभाजन की पैकेटिन अवस्था में समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड्स के बीच आनुवंशिक पदार्थों की अदला बदली को ही हम जीन विनिमय कहते हैं। तो अब यहाँ से आपकी अवस्था, ठीक है, स्टेज बहुत ज़रूरी है। पैकेटिन अवस्था, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, वहाँ पे फर्स्ट की पैकेटिन अवस्था है। यहाँ पे जो आपके समजात गुणसूत्र हैं उसके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है उनके बीच में आनुवंशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल की क्या होती है, अदला बदली होती है। उसी को हम जीन विनिमय कहते हैं। इसका कोशिका संबंध साक्ष्य, साइटोलॉजिकल प्रूफ, स्टर्न ने ड्रोसोफिला में तथा क्रेटन व मैलिंगटॉक ने मक्का में दिया था। ठीक है, यह नई विभिन्नताओं और पुनर्संयोजन, रिकॉम्बिनेशन को जन्म देता है, जो विकास, इवोल्यूशन का मुख्य आधार है। The reciprocal exchange of genetic material between non-sister chromatids of homologous chromosomes during the packeting stage of meiotic prophase 1, definitively proved via cytological evidence by Stern in Drosophila and Crichton and McClington in Mage. This process drives genetic recombination and induces new variations, essential for natural selection and evolution. ठीक है, उसके बाद आगे को देखते हैं। नेक्स्ट है आपका उत्परिवर्तन और गुणसूत्रीय परिवर्तन, म्यूटेशन एंड क्रोमोसोमल एब्रिएशंस। उत्परिवर्तन के प्रकार, जीन के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम में अचानक होने वाले वंशागत परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। शब्द किसने दिया था? ह्यूगो डी वरीज ने। ठीक है, किसने दिया था? ह्यूगो डी वरीज ने। यदि केवल एक बेस पेयर में परिवर्तन हो तो उसे पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, जैसे हस्याकार कोशिका एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। उत्परिवर्तन पैदा करने वाले कारकों को म्यूटेशंस कहते हैं। ये भौतिक, यूवी किरणें, एक्सरे या रासायनिक, मस्टर्ड गैस, 5-ब्रोमोयूरेसिल्स हो सकते हैं। सडन स्टेबल हेरिटेबल चेंजेस इन द जीनोमिकल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, अ टर्म coined by Hugo de Vries. A mutation resulting from a change in a single base pair is called point mutation, such as sickle cell anemia. Agents that induce mutations are called mutagens, classified into physical UV rays, X-rays, and chemical mutagens, mustard gas, 5-bromouracil. ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल चेंजेस, हेट्रोप्लॉइडी भी इसको कहते हैं। गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन दो प्रकार से होता है। ठीक है, एन्यूप्लॉइडी या फिर यूप्लॉइडी, या फिर जिसको हम पॉलीप्लॉइडी भी कहते हैं, यूप्लॉइडी को। ठीक है, अब एन्यूप्लॉइडी को पढ़ते हैं फिर।
कोशिका विभाजन में गड़बड़ी से किसी एक गुणसूत्र की कमी या अधिकता होना, ठीक है, कमी और अधिकता होना, जैसे मोनोगैमी 2n-1 टर्नर सिंड्रोम, या ट्राइसोमी यानी 2n+1 यानी डाउन सिंड्रोम। ये हमने इससे पहले भी पढ़ा है ना अच्छे से, ठीक है, तो उसको हम एन्यूप्लॉइडी में कहते हैं। अब यूप्लॉइडी क्या होता है फिर? जब गुणसूत्र का पूरा सेट ही बदल जाता है, जैसे ट्रिप्लॉइड 3n या टेट्राप्लॉइडी 4n। पौधों में पॉलीप्लॉइडी पैदा करने के लिए कॉल्चिजिन रसायन का उपयोग किया जाता है, जो तर्क तंतुओं के निर्माण को रोक देता है। ठीक हो गया? Numerical changes in chromosomes are divided into aneuploidy, the loss or gain of individual chromosomes caused by non-disjunction during cell division. Examples include monosomy 2n-1, example Turner's, and trisomy 2n+1, example Down syndrome. Euploidy या फिर polyploidy, changes involving the addition of entire chromosomal sets 3n, 4n, 6n. Polyploidy is common in plants, increasing cell size and crop yields. It can be induced artificially using colchicine, a chemical agent that disrupts spindle fiber assembly. अगला है गुणसूत्रीय संरचनात्मक परिवर्तन। गुणसूत्र के किसी भाग की बनावट में बदलाव आना। अब ये कैसे कैसे हो सकता है फिर? विलोपन, डिलीशन के द्वारा। गुणसूत्र का कोई खंड टूटकर अलग हो जाना, जैसे मनुष्यों में क्राई-डू-चैट सिंड्रोम 5वें गुणसूत्र के विलोपन से। ठीक है, अब ये पूछ सकता है क्राई-डू-चैट सिंड्रोम कौन से गुणसूत्र के विलोपन से होता है? तो 5वें गुणसूत्र के। दोहराव, डुप्लीकेशन, एक ही खंड का दोबारा जुड़ जाना। ठीक है, इसको हम दोहराव कहते हैं। व्युत्क्रमण, इन्वर्जन, गुणसूत्र का एक खंड 180 डिग्री पर घूमकर उल्टा जुड़ जाना, तो इसको हम इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन, दो गैर समजात नॉन होमोलोगस गुणसूत्रों के बीच खंडों का आदान प्रदान होना, जैसे क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया में 90वें और 22वें गुणसूत्र के बीच स्थानांतरण, जिसे हम फिलाडेल्फिया गुणसूत्र कहते हैं। तो ये फिलाडेल्फिया क्या है? क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया यानी 90वें और 22वें गुणसूत्र के बीच में क्या होगा? आपका स्थानांतरण होगा, तो उसे हम फिलाडेल्फिया गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, डिलीशन क्या है फिर? लॉस ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट्स, एग्जाम्पल क्राई-डू-चैट सिंड्रोम्स इन ह्यूमंस caused by a deletion on the short arm of chromosome 5. Duplication, a segment is repeated creating redundant genetic copies. Inversion, a chromosomal segment breaks off, rotates 180 degree and reattaches in reverse order. Translocation, the exchange of segments between two non-homologous chromosomes. Example, the Philadelphia chromosome linked to chronic myeloid leukemia caused by reciprocal translocation between chromosomes 9 and 22. ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट। ठीक है, हाँ, अब आगे है आपका एंजाइम विज्ञान। क्या है? एंजाइम विज्ञान। एंजाइम विज्ञान को देखेंगे। एंजाइम क्रियाविधि एवं गतिकी, एंजाइम मैकेनिज्म एंड काइनेटिक्स। एंजाइम के सामान्य गुण। एंजाइम जैव उत्प्रेरक बायो कैटलिस्ट होते हैं जो जैविक क्रियाओं की दर को बढ़ा देते हैं। ये अत्यधिक विशिष्ट, हाईली स्पेसिफिक और प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। लेकिन अपवाद क्या है? जो आपका राइबोजाइम है, जो आरएनए से बना एंजाइम है। थॉमस सैच ने खोजा था। एंजाइम रासायनिक क्रिया की सक्रियण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कम कर देते हैं। ठीक है, जो आपके एंजाइम है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। ठीक हो गया, और ये बायो कैटलिस्ट होते हैं। एंजाइम्स आर स्पेशलाइज्ड मैक्रोमोलिकुलर बायो कैटलिस्ट दैट एक्सेलरेट chemical reactions without being consumed. Most enzymes are proteins with the notable exception of ribozymes. Catalytic RNA strand discovered by Thomas Sach. Enzymes function by lowering the overall activation energy barrier of a reaction. अब एंजाइम की क्रियाविधि के मॉडल क्या है फिर? क्रियाधार सबस्ट्रेट के एंजाइम के सक्रिय स्थल एक्टिव साइट पर जुड़ने के दो मुख्य मॉडल हैं। ताला चाबी मॉडल, लॉक एंड की मॉडल,
ये पूछ सकता है किसने दिया था, एमिल फिशर ने दिया था 1894 में। ठीक है, इनके अनुसार एंजाइम का सक्रिय स्थल कठोर होता है, रिजिड होता है, जिसमें विशिष्ट आकार का क्रियाधार ही फिट हो सकता है। दूसरा है प्रेरित फिट मॉडल, इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ये डैनियल कॉसलैंड ने दिया था 1958 में। इसके अनुसार सक्रिय स्थल लचीला होता है और क्रियाधार के संपर्क में आने पर अपने आकार को उसके अनुकूल बदल लेता है। ये मॉडल अधिक प्रामाणिक है। ठीक है, टू कोर मॉडल्स एक्सप्लेन सबस्ट्रेट बाइंडिंग टू एन एंजाइम्स एक्टिव साइट। लॉक एंड की मॉडल प्रपोज बाय एमिल फिशर 1894. It describes the enzyme's active site as a rigid template where only a complementary substrate can fit, similar to key in lock. Induced fit model formulated by Daniel Kosland 1958. It proposes that the active site is flexible and changes its shape upon substrate contact to bind more securely. This model aligns better with modern experimental data. अगला है फिर आपका एंजाइम गतिकी, एंजाइम काइनेटिक्स एंड मिकेलिस मेंटेन कांस्टेंट Km. माइकेलिस मेंटेन स्थिरांक Km वह क्रियाधार सांद्रता सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जिस पर अभिक्रिया का वेग अपने अधिकतम वेग का आधा Vmax/2 हो जाता है। एंजाइम की क्रियाविधि क्रियाधार के प्रति आत्मीयता एफिनिटी Km मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कम Km = उच्च आत्मीयता। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। आगे है आपका एंजाइम अवरोधन नियमन एवं प्रभावित करने वाले कारक, एंजाइम इनहिबिशन एंड रेगुलेशन। एंजाइम की क्रियाविधि को रोकने वाले पदार्थों को अवरोधक कहते हैं। ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, प्रतिस्पर्धी अवरोधक कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और अप्रतियोगी अवरोधन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अवरोधक की संरचना क्रियाधार से मिलती जुलती है और वह सक्रिय स्थल पर जुड़ने के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। इसमें Km मान बढ़ जाता है परंतु Vmax अपरिवर्तित रहता है। उदाहरण मेलोनॉट द्वारा सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज का अवरोधन। तो आपसे पूछ सकता है कि Km का मान कहाँ बढ़ता है और Vmax कहाँ अपरिवर्तित रहता है। तो प्रतिस्पर्धी अवरोधन में। अप्रतियोगी अवरोधन में अवरोधक सक्रिय स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान एलोस्टेरिक साइट पर जुड़कर एंजाइम का आकार बदल देता है। इसमें Vmax कम हो जाता है परंतु Km अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, Vmax क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और Km अपरिवर्तित रहेगा। उदाहरण है आपके साइनाइड द्वारा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का अवरोधन। ठीक है, एंजाइम्स इनहिबिटर्स रिड्यूस और हॉल्ट कैटालिटिक एक्टिविटी। दे आर क्लासिफाइड इनटू competitive inhibition. The inhibitor mimics the substrate shape and competes directly for the active site. This mechanism increases the Km value while leaving Vmax unchanged. A classic example is malonate inhibiting succinate dehydrogenase. Non-competitive inhibition. The inhibitor binds to an alternative regulatory site, allosteric site, changing the enzyme's structural shape so the substrate can no longer bind. This mechanism lowers Vmax while leaving the Km value unchanged. A classic example is cyanide inhibiting cytochrome oxidase. फिर है आपके एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कौन कौन इफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम्स एक्टिविटी, तापमान। ठीक है, टेम्परेचर। एंजाइम एक इष्टतम तापमान 25 डिग्री से 40 डिग्री पर सर्वोत्तम कार्य करते हैं। उच्च तापमान पर प्रोटीन प्रकृति के कारण ये विकृत डीनेचर्ड हो जाते हैं। जैसे ज़्यादा तापमान होगा तो एंजाइम खराब हो जाएगा। ठीक है, उसकी आकृति बदल जाएगी। पीएच, प्रत्येक एंजाइम का निश्चित इष्टतम पीएच होता है। जैसे पेप्सिन हेतु पीएच कितना है 2, ट्रिप्सिन हेतु कितना है 8.5। ठीक है, एंजाइम्स हैव एन ऑप्टिमल ऑपरेटिंग रेंजेस 25 डिग्री टू 40 डिग्री। हाई टेम्परेचर्स ब्रेक वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स डीनेचरिंग द प्रोटीन स्ट्रक्चर। pH enzymes require an optimal pH range to function effectively as seen with stomach pepsin pH कितना होता है 2 और पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन का 8.5। ठीक है, अब आगे की ओर पढ़ते हैं। ठीक है, आगे है आपका पादप एवं जंतु ऊतक, पार्ट 7 है प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज।
जंतु ऊतक, फिर अब एनिमल टिश्यू सिस्टम, उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू, यह शरीर के बाहरी अंगों को ढकता है और आंतरिक अंगों के अस्तर का निर्माण करता है। यह अंगों को सुरक्षा, श्रावण और अवशोषण में मदद करता है। यह रक्तवाहिका रहित अवैस्कुलर होता है और नीचे स्थित संयोजी ऊतक की बेसमेंट मेम्ब्रेन पर टिका होता है। यह सरल एक परत या संयोजी बहुपरतीय जैसी त्वचा हो सकता है। Covers outer body surfaces and lines internal organs, cavities and ducts. It protects tissues, secretes substances and absorbs nutrition. It is avascular, relying on diffusion from the underlying connective tissue basement membrane. It is classified into simple single layer and stratified multiple protective layers like skin, epidermis. फिर आपका संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, ये शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने और सहारा देने का कार्य करता है। इसकी उत्पत्ति भ्रूणीय मीजोडम, ठीक है, मीजोडम से होती है। इसमें कोशिकाएं एक विस्तृत मैट्रिक्स में बिखरी होती है। इसके उदाहरण हैं एरियोलर ऊतक, वसा ऊतक, एडिपोज टिश्यू तथा कंकाल ऊतक जैसे अस्थिबोन और उपास्थि। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसका मैट्रिक्स फाइबर रहित होता है, ठीक है, इसमें फाइबर होता है। तो आगे की ओर देखते हैं अब, फाइबर फ्री होता है, ठीक है, रहित मतलब नहीं होता है। कनेक्ट्स ऑफ बाइंड्स एंड सपोर्ट्स वेरियस ऑर्गन्स एंड टिश्यूज थ्रू आउट द बॉडी डिराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मीजोडम. It consists of cells embedded within an extracellular matrix. Examples include loose areolar tissue, dense fibrous ligaments, energy storing adipose tissue, and skeletal support tissue like bone and cartilage. Blood is a specialized fluid connective tissue with a fiber free matrix. अगला है आपका पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। यह गति और प्रचलन, लोकोमोशन के लिए जिम्मेदार है। 3 प्रकार के होते हैं, रेखित कंकाल पेशी, स्ट्रेटेड स्केलेटल मसल्स, ये ऐच्छिक होती है, इनमें धारियाँ पाई जाती है और ये बहुकेंद्रीय होती है। अरेखित चिकनी पेशी, अनस्ट्रेटेड स्मूथ मसल्स, ये अनैच्छिक होती है, आंतरिक खोखले अंगों जैसे आहारनाल, गर्भाशय में पाई जाती है और तर्कु रूप स्पिंडल शेप्ड होती है। फिर आपका हृदय पेशी, कार्डियक मसल्स, केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती है। ये अनैच्छिक होती है लेकिन संरचना में रेखित जैसी होती है। इनमें इंटरकैलेटेड डिस्क, अब ये पूछ सकता है कि इंटरकैलेटेड डिस्क किस में पाई जाती है, तो हृदय पेशी में, कार्डियक मसल्स में। इसके हृदय बिना थके जीवन भर धड़कते रहते हैं, ठीक है, जिससे मतलब जो ये इंटरकैलेटेड डिस्क है, इसी की वजह से हृदय क्या है, बिना थके हुए जीवन भर धड़कता रहता है, एक ही बार बंद होता है, ठीक है। अगला है आपका रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट एंड लोकोमोशन, डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑफ मसल्स फाइबर, स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक मसल्स, अभी पढ़ा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका तंत्रिका कोशिका, नर्वस सिस्टम, ये शरीर में संवेदनाओं के संवहन और नियंत्रण का कार्य करता है। इसकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका है। न्यूरॉन के 3 मुख्य भाग होते हैं, साइटोन जिसको हम कोशिकाएं कहते हैं, डेंड्रॉन संवेदना ग्रहण करने वाले, और एक्सॉन आवेगों को आगे ले जाने वाला लंबा प्रवर्ध। तंत्रिका कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। फॉर्म्स द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्व्स, regulating communications and sensory responses. Its functional unit is the neuron, ठीक है, which consists of a cyton भी कह सकते हैं आप, cell body, branching dendrites that receive signals and a single elongated axon that transmits impulses. Neurons lack centrioles, making them incapable of cell division. ठीक हो गया। अब आगे पढ़ते हैं, पादप ऊतक तंत्र, प्लांट टिश्यू सिस्टम, विभज्योतक ऊतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये अत्यधिक सक्रिय कोशिकाओं के समूह होते हैं जिनमें लगातार विभाजन की क्षमता होती है। स्थिति के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ विभज्योतक, एपिकल मेरिस्टेम, जड़ और तने शीर्ष टिप्स पर स्थित, जो प्राथमिक वृद्धि, लंबाई बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो लंबाई किससे होती है आपकी, एपिकल मेरिस्टेम से, ठीक है। अंतर्वेशी विभज्योतक, इंटरकैलेटरी मेरिस्टेम, पर्वसंध्या नोड्स के पास स्थित जैसे घास में। फिर होता है आपका पार्श्वीय विभज्योतक, लैटरल मेरिस्टेम, तने की परिधि पर स्थित।
जो द्वितीयक वृद्धि, चौड़ाई और मोटाई बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है, जैसे कैम्बियम। ठीक है, तो आपको आना चाहिए कि एपिकल मेरिस्टेम से लंबाई बढ़ती है। ठीक हो गया। इंटरकैलेटरी आपके नोट्स में पाई जाती है, और जो आपके लेटरल मेरिस्टेम है ये तने की मोटाई को बढ़ाता है। ठीक है, फिर आपका मूल एवं तना शीर्ष विभज्योतक सिद्धांत, एपिकल मेरिस्टेम थ्योरीज। शीर्षस्थ विभज्योतक के संगठन को समझाने के लिए निम्न सिद्धांत दिए गए। एपिकल सेल थ्योरी किसने दी थी? फिर नागेली द्वारा। ठीक है, किसने? नागेली द्वारा प्रतिपादित। इसके अनुसार केवल एक शीर्ष कोशिका पूरे पादप शरीर का निर्माण करती है, केवल उच्च शैवाल और फर्न में मान्य। इसका मतलब नागेली ने कहा कि जो एक शीर्ष कोशिका है ना, वही पूरे पादप शरीर का निर्माण करती है, वो भी किसमें? उच्च शैवाल और फर्न में। तो वहीं ऐसा होता था। फिर आया दूसरी थ्योरी आपकी हिस्टोजन थ्योरी, हैंस्टीन 1868 द्वारा प्रतिपादित। इसके अनुसार शीर्ष 3 क्षेत्रों से बना होता है। कितने? 3 क्षेत्रों से। डर्मेटोजन बाहरी त्वचा बनाने वाला, पेरिब्लेम वल्कुट कॉर्टेक्स बनाने वाला, और तीसरा है प्लीरोम संवहन पूल स्टील बनाने वाला। ये मूल शीर्षस्थ विभज्योतक रैम के लिए सर्वाधिक मान्य है। मूल में डर्मेटोजन के आगे कैलिप्ट्रोजन परत पाई जाती है, जो मूल गोप यानी रूट कैप का निर्माण करती है। फिर आई आपकी अगली थ्योरी, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, स्मिड 1924 द्वारा प्रतिपादित। ये तना शीर्षस्थ विभज्योतक SAM के लिए मान्य है। इसके अनुसार 2 भाग होते हैं, बाहरी परत ट्यूनिका जिसमें केवल एंटीक्लाइनल विभाजन होता है और यह बाह्य त्वचा बनाती है, तथा आंतरिक द्रव्यमान कॉर्पस जिसमें सभी दिशाओं में विभाजन होता है और यह आंतरिक ऊतक बनाती है। तो आपको 2 चीज़ याद रखनी, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी किसने दी? स्मिड ने। और ट्यूनिका का काम क्या था? एंटीक्लाइनल विभाजन होता था और यह बाह्य त्वचा बनाती थी। कॉर्पस का काम क्या होता था? सभी दिशाओं में विभाजन होता था और आंतरिक ऊतक बनाता था। ठीक हो गया। तो आप देख सकते हैं एपिकल सेल थ्योरी एडवांस बाय नागेली स्टेट्स अ सिंगल tetrahedral cell coordinates growth applicable only in non-seed bryophytes pteridophytes. Histogen theory proposed by Hanstein 1868. It describes 3 distinct zones in the meristem. Dermatozone forms the outer epidermis. Periblem develops into the cortex. Plerome gives rise to central stele. This model is highly applicable to the root apical meristem. In roots, a specialized layer called the calyptrozone generates the protective root cap. Tunica corpus theory formulated by Smits 1924 for the shoot apical meristem SAM. It divides the meristem into 2 regions. An outer mantle called the tunica divides anticlinally to form the epidermis, and an inner core called the corpus divides in multiple planes to form the plant's ground tissue and vascular system. स्थायी ऊतक तंत्र, विभज्योतक कोशिकाओं के परिपक्व होने और विभाजन की क्षमता खोने से स्थायी ऊतक बनते हैं। सरल ऊतक सिंपल टिश्यू एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, जैसे आपके पैरेन्काइमा मृदुतक, जीवित पतली भित्ति वाली संचयी कोशिका। दूसरा है आपका, देखना इसको इंपॉर्टेंट है, पैरेन्काइमा क्या है? जीवित पतली भित्ति वाली संचयी कोशिकाएं। कॉलनकाइमा क्या है? फिर स्थूल कोण ऊतक, जीवित कोनों पर पैक्टिन के जमाव के कारण मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं जो पौधे को लचीलापन यांत्रिक सहारा देती है। थर्ड है आपका स्क्लेरेन्काइमा, दृढ़ोतक, मृत लिग्निन के जमाव के कारण अत्यंत मोटी भित्ति वाली कोशिकाएं जैसे रेसे और स्क्लेरेट्स। ठीक है। जटिल ऊतक कॉम्प्लेक्स टिश्यू एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। जाइलम जल और खनिजों के संवहन का कार्य करता है। ये वाहिकाओं वेसल्स, वाहिनिकाओं ट्रैकेट्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर से बना होता है। इसमें पैरेन्काइमा को छोड़कर से सभी कोशिकाएं मृत होती है। किसमें? जाइलम में। ठीक है। उसके बाद आपका फ्लोएम पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन का संवहन करता है। यह चालनी नलिका सीव ट्यूब्स इंपोर्टेंट, सहचर कोशिका कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर से बना होता है। सहचर कोशिकाएं चालनी नलिका के केंद्रक विहीन होने पर उसके दबाव को नियंत्रित करती है। ठीक है। फिर आपका स्रावी ऊतक,
स्रावी ऊतक, सेक्रेटरी टिश्यूज, गोंद, रेजिन, लेटेक्स और तेल का स्राव करने वाली विशेष ग्रंथियां या लैटिसिफेरस नलिकाएं जैसे रबर के पौधे में लेटेक्स वाहिकाएं। तो ये होता है आपका सेक्रेटरी टिश्यू, ठीक है, जिसमें से आपके गोंद, रेजिन, लेटेक्स और तेल का स्राव होता है। अब आप देख सकते हैं, इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम फ्लोएम, ठीक है, सेक्रेटरी टिश्यू। फिर पढ़ते हैं हम जड़ तना संक्रमण, संवहनी ऊतक एवं द्वितीयक वृद्धि, रूट शूट ट्रांजिशन एंड सेकेंडरी ग्रोथ। जड़ तना संक्रमण, पौधे के संवहन तंत्र में जड़ में संवहन बंडल अरीय रेडियल होते हैं। जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या पर और जाइलम बाह्य आदिदारुक होता है। प्रोटोजाइलम बाहर की ओर, इसके विपरीत तने में संवहन बंडल संयुक्त कॉन्जॉइंट एंड कोलेट्रल होते हैं और जाइलम अंतः आदिदारुक एंडाक होता है। प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर, इन दोनों के मिलने वाले संक्रमण क्षेत्र हाइपोकॉटी रीजन में जाइलम के धागे घूमकर अपनी स्थिति बदलते हैं, जिसे जड़ तना कहते हैं, ठीक है। तो यह हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है आपका, इसी का इंग्लिश में बताया है, कनेक्ट्स द डिस्टिंक्ट वस्कुलर पैटर्न्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स। रूट्स हैव अ रेडियल वस्कुलर लेआउट विद एन एकाक जाइलम। प्रोटोजाइलम पॉइंट्स आउटवर्ड्स। शूट फीचर्स अ कॉन्जॉइंट कोलेट्रल वस्कुलर लेआउट with an endark xylem. Protoxylem points inward towards the center. The inversion and resorting of vascular stents within the hypocotyl zone is known as the root shoot transition, ठीक है। फिर है आपका आगे संवहनी ऊतक एवं द्वितीयक वृद्धि, वस्कुलर कैम्बियम एंड सेकेंडरी ग्रोथ। द्विबीजपत्री डाइकॉट तनों और जड़ों में कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम फेलोजन की सक्रियता के कारण पार्श्व दिशा में होने वाली वृद्धि को द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। संवहन कैम्बियम अंदर की ओर द्वितीयक जाइलम, सेकेंडरी जाइलम लकड़ी और बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम बनाता है। इससे तने का व्यास बढ़ जाता है। अकर्स इन डाइकॉट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स थ्रू द एक्टिवेशन ऑफ लैटरल मेरिस्टेम्स लाइक द वस्कुलर कैम्बियम एंड द कॉर्क कैम्बियम फेलोजन्स। The vascular cambium generates secondary xylem wood inwardly and secondary phloem outwardly, increasing the plant's overall diameter. असामान्य या विसंगत द्वितीयक वृद्धि, anomalous secondary growth, ठीक है। कुछ पौधों में संवहन बंडलों की असामान्य स्थिति या कैम्बियम की विसंगत संक्रियता के कारण सामान्य से भिन्न द्वितीयक वृद्धि दिखाई देती है, जो मुख्य रूप से मरुस्थलीय या आरोही पौधों का लक्षण है। जैसे आपके बोहेरविया का जो तना है, इसमें वलकुट यानी कॉर्टेक्स में अतिरिक्त संवहन बंडलों की कतारें मेडुलरी बंडल्स पाई जाती है, ठीक हो गया। ड्रेसिना की तरह ये एक बीजपत्री मोनोकॉट पौधा है, लेकिन इसमें कैम्बियम जैसी रिंग वलकुट में बनती है जो अंदर की ओर संवहन बंडल बनाती है। ये एक बीजपत्री पौधे में विसंगति का बड़ा उदाहरण है। फिर है एकिरेंथिस व निक्टेंथिस, ठीक है। इसमें संवहन बंडलों की असामान्य स्थिति, जैसे निक्टेंथिस में कॉर्टिकल बंडल्स की उपस्थिति पाई जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे diverges from standard secondary growth patterns due to irregular cambium positions or abnormal growth activity often seen in climbing lianas or arid adapted plants. Borevia stem features permanent medullary vascular bundles arranged in concentric rings within the central pith region. फिर आपका ड्रेसिनिया स्टेम, a classic anomaly where a typical anomalous cambium forms within the cortex of a monocot plant, creating close vascular bundles inwardly. निक्थेनस एंड और क्या था आपका एरिक्थिनस, ठीक है। शोकेस स्ट्रक्चरल एनोमलीज सच एज इन्वर्टेड कॉर्टिकल वस्कुलर बंडल्स लोकेटेड एट द फोर कॉर्नर्स ऑफ द निक्थेंस स्टेम, ठीक हो गया। इसके बाद आपके फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ताकि उसमें हम सिर्फ PYQs क्वेश्चन ही लिखेंगे। अभी तक हमारा क्या हो गया, इसका बेस क्लियर हो गया। तो अब इसके जो 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। अगर BJ एजुकेशन के चैनल में पहली बार आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जब ये 25 क्वेश्चंस हो जाएंगे तो इसकी आपकी पूरी PDF टेलीग्राम में डाल दी जाएगी, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।